नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक ऐसे समय हुई है जब 3 लोकसभा और 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव के परिणाम अभी हाल में ही आए हैं और सामने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हैं। उनमें भी अब अधिक समय शेष नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो कम से कम अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रही है। उसमें ये समझने की कोशिश कर रही है कि हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में अगर सीधे-सीधे पराजय हुई है तो इसके कारण क्या हैं, लोगों की नाराज़गी की वजह क्या है और उससे कैसे पार पाया जाए, आगे की चुनौतियाँ जो सामने खड़ी हैं मुँह बाए, उनसे कैसे निपटा जाए। पर जो कांग्रेस है या दूसरे दल हैं, उनमें तो कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही हो या मंथन हो रहा हो या मुद्दों की तलाश की जा रही हो, तय किए जा रहे हों और ये चीज़ें भारतीय जनता पार्टी को बाकी दलों से थोड़ा अलग करती हैं। लेकिन आज हम जो चर्चा करेंगे वो जो हिमाचल और पश्चिम बंगाल में हुआ है उस पर तो हम करेंगे ही। इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे इंडिकेशन इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से मिले हैं, जिनसे लगता है कि कुछ महीने पहले तक जिन योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच तनाव की, मतभेदों की या दूसरे तरीके की खबरें चल रही थी, उनके इतर इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में योगी आदित्यनाथ का कद हमने आपने थोड़ा-सा बढ़ते हुए देखा है। 2018 में हमें याद है, राजनाथ सिंह ने राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, लेकिन इस कार्यकारिणी में योगी आदित्यनाथ ने पेश किया और जिन 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, उनमें अकेले चीफ मिनिस्टर थे, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सशरीर मौजूद थे। बाकी वर्चुअल जुड़े हुए थे। कुछ और भी मुद्दे हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ आपके बहुत ही जाने-पहचाने, चिर-परिचित और लोकप्रिय भी जयपुर डायलॉग के चेयरमैन संजय दीक्षित जुड़ गए हैं। संजय जी, नमस्ते ओंकार जी, नमस्ते सभी दर्शकों को। बहुत स्वागत है संजय जी आपका। संजय जी, ये जो हिमाचल प्रदेश के उपचुनाव के नतीजे आए हैं, पश्चिम बंगाल के उपचुनाव के नतीजे आए हैं, एक तरफ़ा हार है भारतीय जनता पार्टी की, कोई माने या ना माने, पर हिमाचल में लोकसभा सीट पर कह सकते हैं कि अंतर थोड़ा कम था, लेकिन हार तो हार होती है। एक सीट पर तो जमानत जब्त हो गई। पश्चिम बंगाल में 2 सीटें पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और 2 टीएमसी ने जीती थी, लेकिन जो उपचुनाव की 4 सीटें हैं, वो चारों बहुत बड़े मार्जिन से, बल्कि कई-कई गुना अंतर से टीएमसी ने जीती हैं। उसके भी बहुत सारे लेकिन किंतु परंतु आप लगा सकते हैं कि साहब 4.5 साल अभी ममता बनर्जी को या टीएमसी को सरकार चलानी है, इसलिए लोगों ने उन्हीं को मत दे दिया, भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया या डर होगा या दूसरे कई कारण गिनाए जा सकते हैं। लेकिन एक तरफ़ा जीत, क्या बीजेपी का कार्यकर्ता भयभीत हैं? उनका मोरल डाउन हो गया है? राष्ट्रीय नेतृत्व जिस तरीके से वहाँ हिंसा हो रही थी, उस पर चुप्पी साधे बैठा रहा, उसको लेकर के लोगों में नाराज़गी है? या ये भाव चला गया है, ये संदेश चला गया है कि ऐसे मुश्किल समय में आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, जिसको कुछ नहीं करना था, कम से कम एक बयान तो देना ही था, वो भी नहीं दिया गया, तो इससे भी चीज़ें खराब हुई हैं? जी, जहाँ तक उपचुनावों की बात है, मेरा एक निश्चित फ़ॉर्मूला है। वैसे तो मैं
आप देखते होंगे कि लगभग सभी चुनावों का विश्लेषण करता हूँ, मैं उपचुनावों का विश्लेषण कभी नहीं करता। क्योंकि मेरा एक निश्चित फ़ॉर्मूला है और वह निश्चित फ़ॉर्मूला ये है कि उपचुनाव का महत्व तभी होता है जब उसमें सत्ताधारी पार्टी की हार हो। अन्यथा वो एक सामान्य-सी बात है। हाँ, यह अवश्य है कि यदि हार जो है वो बड़ी अभूतपूर्व या बहुत ही एक तरह से हिला देने वाली हो, तब भी उसका महत्व होता है। तो इस कसौटी पर हिमाचल प्रदेश की हार तो है। आपने राजस्थान नहीं मेंशन किया, क्योंकि राजस्थान में मेरा यह आकलन है कि अ, अगले चुनाव में भाजपा बहुत आसानी से सरकार बनाने की स्थिति में है। तो राजस्थान में जो भाजपा की एक बहुत ज़बरदस्त हार हुई है, मतलब 2 उपचुनाव थे, उसमें एक में वो तीसरे स्थान पे थी, दूसरे में चौथे स्थान पे थी और जहाँ जी, चौथे स्थान पे थी, वहाँ ज़मानत ज़ब्त थी। और इनमें से एक सीट भाजपा की जीती हुई थी और जो मेवाड़ क्षेत्र है, उसमें पिछले चुनाव में भी जिसमें कांग्रेस की जीत हुई थी, उसमें भी भाजपा ने स्वीप किया था और ये दोनों चुनाव जो थे उपचुनाव मेवाड़ क्षेत्र में थे। तो इसलिए राजस्थान के जो परिणाम हैं, उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है और पश्चिम बंगाल में जो मार्जिन्स आई हैं, वे बिल्कुल जो मैं लगातार विश्लेषण कर रहा हूँ और आप लोगों ने सभी ने नोटिस भी किया, मुझसे कहा भी कि भई आप जो है लगता है अधिक आक्रामक हो रहे हैं। लेकिन मैंने बार-बार कहा कि यह जो आप कर रहे हैं, ये आपके लिए आत्मघाती होगा, होगा, होगा। और ये वाली बात जो भी आपने कही कि एक शब्द भी नहीं बोले कोई, कि संवेदना में भी जो लोग मारे गए, उनकी संवेदना में भी एक शब्द नहीं आया। आपके ग्राउंड लेवल पर, स्ट्रीट लेवल पर आपने किसी भी प्रकार का कोई रेज़िस्टेंस नहीं दिखाया, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। तो ये वही वाली बात है जो मैं एक बार आपको पहले कह चुका हूँ, दोबारा फिर से रिमाइंड करता हूँ, मुझको ये बात डॉक्टर अजय श्रृंगू ने बताई थी कश्मीर के संदर्भ में जी, जी। और वह पश्चिम बंगाल की जहाँ तक बात है, हिमाचल पे इसके बाद आएँगे। तो पश्चिम बंगाल के संदर्भ में ये कहा था कि पश्चिम बंगाल ये एक ज़ोन ऑफ एट्रिशन है, मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन टाइप का बन गया है ममता बनर्जी के कारण। तो उन्होंने उदाहरण दिया था कश्मीर की हब्बा कदल कॉन्स्टिट्यूएंसी का, जहाँ लगभग 20,000 से ऊपर वोट थे वहाँ पे कश्मीरी पंडितों को और कश्मीरी पंडित अगर एक तरफ़ा वोट डाल दे तो कोई भी कश्मीरी पंडित वहाँ बहुत आसानी से जीत सकता था। जी, जी। और उन्होंने उदाहरण दिया था, एक टीकाराम पालीवाल जी थे, बहुत प्रसिद्ध वहाँ के नेता थे और बहुत अत्यंत लोकप्रिय थे। सभी उनके पास किसी भी प्रकार की समस्या होती थी तो आते थे। कश्मीरी तो आपके हिंदू तो आते ही थे, बहुत सारे मुस्लिम्स भी इससे अपनी समस्याओं के निदान के लिए आते थे। लेकिन जब कभी भी चुनाव होते थे, उनको कभी भी 2000 से अधिक मत नहीं मिले। और उसका कारण बिल्कुल स्पष्ट था, क्योंकि लोगों को ये बिल्कुल, बाकी सब तो था उनके ऊपर कि वो सब हमारा काम करवा देंगे, कुछ भी करवा देंगे, लेकिन लोगों को यह विश्वास कभी भी नहीं हुआ कि यदि हमारे ऊपर हमले होंगे तो टीकाराम जी हमें बचा पाएँगे। जी, जी। इसलिए वे अपनी जान-माल की सुरक्षा इसी में समझते थे कि जो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं, उन्हीं में से किसी एक को आप चुन लो। यही स्थिति बंगाल में आ चुकी है और ये पहले से स्पष्ट थी। जब हम लोग चर्चा करते थे तब भी ये आपको ध्यान है, ये विष्णु बिहानी जी भी कहते थे और ये धीरेन्द्र जी भी कहते थे जो उस समय वहाँ उपस्थित थे कि चाहे भाजपा जीते और चाहे भाजपा हारे, दोनों ही स्थितियों में हिंसा तो होगी। जी, जी। और हम लोग यहीं पर बैठ के ये भी कहते थे कि इसके लिए भाजपा को अपनी तैयारी रखनी चाहिए। तो ये जो बात है कि साहब हम तो प्रजातांत्रिक तरीके से और हम तो संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, तो ये वो वाली बात हुई जो गांधी जी किया करते थे कि यदि कोई तुमको मारने आए तो तुम खुशी-खुशी अपने प्राण दे दो, संवैधानिक तरीके से। क्योंकि यदि तुम जो है उसका प्रतिकार करोगे तो वह प्रतिहिंसा जो है वो फिर अहिंसा नहीं रहेगी।
और जो अहिंसा का जो उनका मानक था उसका अतिक्रमण हो जाएगा। तो मैं अपनी चैनल पर एकाधिक बार कह चुका हूँ कि लोकसभा 2024 में भाजपा का पश्चिम बंगाल से सूपड़ा साफ है और उसके लिए पूरी तरह से भाजपा का शीर्ष नेतृत्व उत्तरदायी है। ये दार्जिलिंग की सीट छोड़ के कोई भी और सीट जीतने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि लोगों ने ममता का विध्वंस देख लिया है और लोगों ने भाजपा की जो कार्य पद्धति है वो भी देख ली है। अब कोई नहीं आने वाला उठ के, उसी प्रकार से जैसे सब भाग रहे हैं, जैसे आपके बाबुल सुप्रियो जैसे भी चले गए, क्योंकि उनको बाबुल सुप्रियो क्यों गए? उनको भी दिख रहा है कि साहब हमें किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं है और यदि हम कुछ करेंगे भी, कुछ बोलेंगे भी, मान लीजिए हम जाकर अगर सड़क पर लड़ने का प्रयास करें, तो भी हमको किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं मिलेगी। और आपको अगर मिल भी जाए, आपको सीआईएसएफ दे दे, आपको बीएसएफ दे दे, तो जो आपके जो कार्यकर्ता हैं उनका क्या होगा? बिल्कुल सही। ऐसे में तो जो समझदार लीडर होता है वो ये कहता है कि भैया तुम तो उधर ही रहो, बाद में देखेंगे स्थिति कैसी होती है। या आप जानते हैं लोकल लेवल पे ऐसा ही होता है फिर तो भाजपा ने अपने हाथों से अपनी जड़ों में मट्ठा दे दिया पश्चिम बंगाल में और लोकसभा 2024 में इनके रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं जब तक कि कोई ये असाधारण कोई कार्य न करे, जो मुझे अभी होता दिखता नहीं, क्योंकि जो इसमें जो अभी रेजोल्यूशन लिया गया है वो भी यही है कि हम प्रजातांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। जब सामने वाला हाथ में तलवार लेके आए उस समय आप एफआईआर करने जाओगे या कि हाथ में तलवार लेके लड़ोगे? जब तक आप एफआईआर करोगे तब तक तो आपका सर कहीं जा चुका होगा। और वो भी बात है, हुजूर आते-आते बहुत देर कर दी। आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कह रहे हैं कि हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं, उनके मुकदमे लड़ेंगे, उनको हर तरह की मदद देंगे। इतनी देर से आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं जब उपचुनाव में चारों सीटों पर आप बहुत बुरी तरह हार गए? बताइए, 1,64,000 से ये दिनट्टी की सीट हारे, जो इनकी जीती हुई सीट थी। 1,64,000 असेंबली इलेक्शन में, जमानत जब्त, 4 में से 3 में तो जमानत जब्त, बिल्कुल। 16% वोट नहीं ला पाए। हिमाचल में क्या हुआ? हिमाचल में ऐसा क्या कि अपना मुख्यमंत्री, अपनी सरकार, चलिए लोकसभा सीट पर हम मान लें कि वीरभद्र सिंह की पत्नी को ले आए और वीरभद्र सिंह की कुछ समय पहले डेथ हुई है, थोड़ी सहानुभूति वोट मिल गई होंगी या चलिए मान लेते हैं, पर बाकी विधानसभा सीटों पर लोकसभा सीट पर 4 लाख का मार्जिन था। भारतीय जनता पार्टी 4 लाख के मार्जिन से जीती थी। जी, जी। ये भी ध्यान में रखना आवश्यक है। और जो 3 सीटें जो हारी हैं, उनमें से 1 सीट तो इनकी थी और वो भी ये तीसरे नंबर पे आए जहाँ पर, और जमानत जब्त हुई है। तो वो भी बैड सिलेक्शन था। एक तो क्या है कि कुछ इस प्रकार का है कि साहब पहले जैसे कांग्रेस फार्मूले से चला करती थी, उससे बीजेपी भी कई जगह से सिर्फ फार्मूले से चलती है। वो जो उसकी एक राजनीतिक समीकरण जो होते हैं, वो राजनीतिक समीकरण के छोड़कर और इस प्रकार के फार्मूले से चलना आरंभ कर दिया। तो जब आप फार्मूलों से चलेंगे और आप वास्तविकता को ध्यान में नहीं रखेंगे, तो इस प्रकार के परिणाम आएंगे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो भाजपा का कोर वोटर है, उसमें एक निराशा है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। ये हम उत्तराखंड में भी देख रहे हैं और अभी तक जो हमारे पास परिणाम आ रहे हैं, जो हम सर्वे जयपुर डायलॉग्स और अभिषेक तिवारी मिलकर कर रहे हैं, उसमें अभी तक जो परिणाम आ रहे हैं उसमें ये भी दिख रहा है कि उत्तराखंड में इस समय भाजपा पीछे चल रही है।
और उसके लिए भी एक फ़ॉर्मूला मुझे लगता है उत्तराखंड में भी फ़ॉर्मूला जो इन्होंने अपनाया कि साहब कि मंदिरों को हम चलाएँगे। तो ये मंदिरों को चलाने की जो ये ज़िद है, ये भाजपा को मुझे लगता है ले डूबेगी। इससे कि भाजपा की छवि का ह्रास सभी स्थानों पर हो रहा है। और ये कोई ऐसा एक बड़ा मुझे नहीं लगता कि एक ये कौन-सी चाह है मंदिरों को चलाने की, जिसके कारण आप अपनी छवि के साथ पूरे देश में आप अपनी छवि का ह्रास करने पर तुले हुए हैं। और आप ये देखिए उत्तराखंड में तो कांग्रेस जैसी पार्टी, वो उसने तक ने इसका फ़ायदा उठा लिया। आम आदमी पार्टी तक ने इसका फ़ायदा उठा लिया और ये घोषणा कर दी कि साहब हम आते ही इसको समाप्त कर देंगे। और भाजपा जो है उसको टाले जा रही है, जिसके अधिकार क्षेत्र में है सब कुछ। तो ये जो मुझे लगता है कुछ इस तरह के पूर्वाग्रह पनप गए हैं, जिसके लिए मैंने कई सारे इसपे इनके जो जो मुझे लगता है कि वैचारिक धरातल पे जो विभ्रम उत्पन्न हो गए हैं, संघ में और भाजपा में। जैसे ये पटाखे वाला प्रकरण था। पटाखे वाले प्रकरण में जब ये बात स्पष्ट आ गई कि पटाखे एक बंद करने के लिए जो पिटीशन लगाई गई, उसमें भाजपा और संघ के बड़े पदाधिकारियों का हाथ है। तो आप सोचिए किस प्रकार की प्रतिक्रिया हो रही है लोगों में। ये जो एक राजनीतिक पार्टियों को कई बार भ्रम हो जाता है कि साहब कि हमारे अतिरिक्त किसके पास जाएँगे। इसलिए जो है ये तो हमारी जेब में है, बाकियों को हम और काबू कर लेते हैं, तो ठीक है, हम थोड़े मुसलमानों को ले आते हैं, ये तो हमारी जेब में है ही। ऐसा होता नहीं है, ये गलतियाँ कांग्रेस ने भी की हुई हैं और कम से कम यदि जो चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत हो, उनको कांग्रेस जो है वो भारत से क्यों मुक्त हो रही है, उसके कारणों का विश्लेषण कर लेना चाहिए और उसी प्रकार की जो रिवायतें हैं, उन पर नहीं चलना चाहिए। हिमाचल में यही हुआ। आप देखिए वहाँ पर भी 2-4 इस तरह के किस्से हुए जिसमें कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। एक बार ऋतिका जिंदल वाला किस्सा अगर आपको ध्यान हो, सोलन के एक देवी मंदिर में एक प्रोबेशनर थी बिल्कुल नई लड़की और उसने जाकर और वहाँ की परंपरा खंडित करी और फिर उसको बड़ी ज़ोर-शोर से चारों तरफ प्रचारित किया। मैंने स्वयं उसका विरोध किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ उसके ऊपर। आपको व वोट वो ऋतिका जिंदल देगी या जिनकी परंपरा आपने खंडित की है वो देंगे। हिमाचल वैसे भी बड़ी सेंसिटिव स्टेट है, 25% वोटर तो वहाँ पर सरकारी कर्मचारी होते हैं। वो तो वो तो पलटते ही रहते हैं। आपको उसका काउंटर करने के लिए अब बहुत एक सशक्त और जीवंत नेतृत्व की आवश्यकता है, जो कि आपके जयराम सिंह जी कभी दे नहीं पाए। वही एक इनके ऊपर वो भी है कि साहब नेतृत्व को ऊपर से थोपना है। योगी तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। हम सब चीज़ें यहाँ चैनल पे नहीं कह सकते कि योगी मुख्यमंत्री अपने दम पे बने। उनको कौन बनाना चाहता था? योगी मुख्यमंत्री अपने दम पे बने, अपने दम पे चला रहे हैं और योगी को जो स्थान दिया जा रहा है, वो इसी कारण दिया जा रहा है, जो अमित शाह ने जाकर कहा लखनऊ में, वो सत्य है। योगी को आगे रखे बिना आप ना तो उत्तर प्रदेश जीत सकते हैं और ना आप देश जीत सकते हैं 2024 में। मैं ये जानना चाहता हूँ संजय जी, ये शाहीन बाग में 100 दिन से ज़्यादा धरना चला। अब इनको आंदोलन जीवियों को 1 साल होने जा रहा है, 365 दिन हो जाएँगे, 26-27 नवंबर को। कानून अपना काम नहीं कर रहा है, कानून को काम नहीं करने दिया जा रहा है। लोग इसलिए भी नाराज़ हैं, महँगाई, पेट्रोल, डीज़ल, बाकी के मुद्दे वो अपनी जगह होंगे। लेकिन कहीं एक गलत संदेश जा रहा है कि कानून को अपना काम नहीं करने दिया जा रहा है। योगी का तरीका इसीलिए लोगों को पसंद आ रहा है क्योंकि वहाँ कानून काम करता है और अराजकता को खुलकर खेलने का मौका वो नहीं दे रहे हैं। ये इसमें काफ़ी आपकी बात में जो है सत्यता है। क्योंकि पेट्रोल और डीज़ल और महँगाई, मुझे नहीं लगता कि लोगों को यह कारण हैं आपके उपचुनाव में वोट देने या ना देने के लिए क्योंकि लोगों ने
नोटबंदी के बाद भी उत्तर प्रदेश में बम्पर बहुमत दिया था। आपको जी, ध्यान है? जी, बिल्कुल। 10 नवंबर को नोटबंदी हुई थी और उसके 4 महीने बाद चुनाव हुए थे, फरवरी-मार्च में, 4-5 महीने में ही। और भाजपा को बम्पर बहुमत मिला था। सारे कष्ट सहने के बाद भी भाजपा को लोगों ने वहाँ पर एक अभूतपूर्व सफलता दिलाई थी। और इसके बाद भी कई भी आप कोविड देख लीजिए, कोविड में भी तमाम परेशानियां सहने के बाद भी लोगों ने अपना समर्थन नरेंद्र मोदी के प्रति कायम रखा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन लोगों को बिल्कुल ये समझ में नहीं आता कि ये कौन सा 10 डायमेंशनल शतरंज का खेल चल रहा है शाहीन बाग में और ये किसान आंदोलन में। और उसके ऊपर इस जले पे नमक डालने के लिए हमारे वो मास्टर स्ट्रोकवादी और बैठे हुए बीजेपी आईटी सेल वाले। तो ये इसका निश्चित रूप से ये गलत मैसेज जा रहा है और इससे जो है वो ये ऐसा लगता है कि साहब जैसे कि ये सत्ता जो है वो बिल्कुल कमज़ोर हो गई और अब कठिन निर्णय नहीं ले सकती। जनता कठिन निर्णयों को सदैव समर्थन देती है भारत में। आज तक एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जब किसी सत्ता ने कठिन निर्णय लिया हो और जनता ने उसको समर्थन न किया हो। और जनता ने सदैव ढुलमुल तरीकों को रिजेक्ट किया। ये आप किसी भी चुनाव को देख लीजिए। क्या ये जो लोगों की नाराजगी दिखाई दे रही है, मोहभंग होता हुआ दिखाई दे रहा है? हिमाचल, पश्चिम बंगाल में तो खैर अलग कारण है। हिमाचल में, राजस्थान में ये 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कुछ गुल खिला सकते हैं क्या? 2022 के चुनाव में उत्तराखंड में तो मुझे लगता है निश्चित रूप से इनका प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड में जो नेतृत्व की जो दुर्बलताएं, निर्बलताएं, कमजोरियां हैं वो काफ़ी स्पष्ट हैं। और इनके लोगों ने, आपके बीजेपी वालों ने हर तरह का जो आरोप ये कांग्रेस के ऊपर लगाते हैं उस तरह के हर तरह के कार्य किए हैं वहाँ पर। यहाँ तक कि आपके देहरादून में जो मुसलमानों की जो सबसे बड़ी बस्तियाँ जो बसाई गई हैं वो बीजेपी के जो मेयर हैं और जो बीजेपी के कार्यकाल में हैं उसमें हो रहा है सारा कार्यक्रम। और फिर मंदिरों वाला तो आ ही गया, साफ दिख रहा है। जो काम कांग्रेस ने कभी नहीं किए, कांग्रेस को कम से कम डर लगता था कि साहब के हिंदू वोट नाराज हो जाएगा, तो बीजेपी को लगता है कि हिंदू वोट तो हमारी जेब में है, इसलिए ये नाराज हो या ना हो इससे क्या अंतर पड़ता है। तो ये यहाँ पर भी दिखेगा, ये आपको हिमाचल में भी दिखेगा, इन दोनों स्थानों पर दिखेगा। और इन दोनों स्थानों में इसलिए भी दिखेगा कि यहाँ पर पोलराइजेशन का फैक्टर नहीं है। चूंकि यहाँ पर पोलराइजेशन का फैक्टर नहीं है, इसलिए लोग जो हैं वो कांग्रेस में अपना शत्रु नहीं देखते। उत्तर प्रदेश की स्थिति इससे अलग है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का आपका आक्रामक सांप्रदायिकता मुस्लिम पक्ष की तरफ से सदैव होती रही है, आज से नहीं, इतिहास में कई सौ सालों से, तो उसका जो प्रभाव उत्तर प्रदेश के मतदाता के मानस पर है वो तो निश्चित रूप से परिलक्षित होगा। और उसमें योगी जी का उनको कोई विकल्प नहीं दिखता। तो इन तीनों प्रदेशों के मुद्दे जो हैं वो अलग अलग हैं। गुजरात में भी चुनाव होंगे, 2022 में ही होंगे, लेकिन गुजरात में जो चुनाव होंगे उसमें मुझे लगता है चूंकि वहाँ पर कोई तीसरी पार्टी नहीं है और कांग्रेस जो है वो बिल्कुल संगठनात्मक रूप से ध्वस्त पड़ी हुई है, इसलिए वहाँ पर इस बार इनको आसानी होगी 2017 के तुलना में। जी, जी। 2017 में तो ये हारते हारते बचे ही थे।
हाँ, एक बार तो गुजरात लगा में। था कि हुँ। मुश्किल होने जा रही है। एक सवाल आया है, इसको पहले ले लेते हैं। गुरुजनों को प्रणाम। हमारे यूपी में बहुत पहले से एक कहावत है, योगी जी पक्ष में जितने खतरनाक हैं, उससे ज़्यादा खतरनाक वो जब विपक्ष में रहते हैं। क्या दिल्ली बीजेपी ये समझ गई अरविंद शर्मा वाली घटना से? मुझे लगता है समझ गई। क्योंकि योगी के साथ बहुत बड़ा, एक तो देखिए योगी के साथ पूरा संत समाज है। ये जो यति नरसिंहानंद वाली जो घटना हुई है, जिसमें उनको अचानक महामंडलेश्वर बना दिया, आपको क्या लगता है ऐसा ही हो गया? जी, जी, जी। आप जानते हैं, आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो बीजेपी का जो आईटी सेल वाला जो इकोसिस्टम है, वो यति नरसिंहानंद के पीछे पड़ा हुआ है। और वो अचानक महामंडलेश्वर बन जाते हैं। अब आप तो बहुत अनुभवी हैं, अब आप 2 और 2 लगा के और 5 बना लीजिए। योगी के साथ जो एक बहुत बड़ा समर्थन उनकी रीति-नीति के अतिरिक्त भी पूरा का पूरा संत समाज उनके साथ खड़ा हुआ है। और क्या बीजेपी इस पूरे संत समाज को रुष्ट करना चाहेगी? मुझे नहीं लगता कि ऐसा वो करेगी या उसको करना चाहिए। और उनका स्वयं का एक पूर्वांचल में जो दबदबा है, वो सर्वविदित है। पूर्वांचल में जब पिछली बार जब लड़े थे, तब उन्होंने 156 सीटों में से तो अ, उनसे गारंटी ली गई थी 90 सीटों की, यदि आप 90 सीटें ले आओगे, तो हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। उन्होंने 96 लाके दे दी। और आप जानते हैं पूर्वांचल की स्थितियाँ कैसी हैं, वहाँ पे आज़मगढ़, गाज़ीपुर, बलिया इस तरह के इलाके हैं, सही कह जहाँ रहे हैं। पर ये पूरा जो एम-वाई कॉम्बिनेशन है, वैसा ज़बरदस्त चलता है कि आप उसका कोई काट नहीं निकाल सकते। उसके बाद भी उनको मुख्यमंत्री न बनाने का प्रयास किया गया, मनोज सिन्हा को आगे लाया गया। फिर क्या हुआ? अब अंदरूनी बात है, आप भी जानते हैं। तो वो जो बातें हैं, वो समाप्त थोड़ी हो गई हैं, आज भी हैं वो वैसी। इसलिए योगी तो इनको रखना ही पड़ेगा। और वो अब मेरे विचार से उस बात पर पटाक्षेप हो गया, क्योंकि अमित शाह स्वयं जाके कह आए और बिल्कुल स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया कि यदि 2024 में मोदी को लाना है, तो 2022 में योगी को लाना है। इससे अधिक स्पष्ट और कोई बात हो नहीं सकती। मुझे सही। लगता है अब उस बात को हमें पीछे रख देना चाहिए। उसके ऊपर पुष्टि और मोहर जो है अब आपकी इस कार्य समिति की बैठक में भी लग गई। बिल्कुल। रीना रोहिला, संजय जी आपको नहीं लगता कि बीजेपी उपचुनाव में हार का रीज़न जानकर भी अड़ियलपना दिखा रही है? अब देखिए, ये वक्तव्य क्या देते हैं और अंदर क्या बात करते हैं, ये दोनों कई बार अलग-अलग होती हैं। कई बार क्या, संभवतः हर बार अलग-अलग ही होती है। जो ये वो वक्तव्य दे रहे हैं उसमें तो ये दिखाएँगे कि जैसे नहीं, नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये है, वो है। लेकिन अंदर-अंदर जो विश्लेषण कर रहे हैं, उसमें यदि सही बात होती है तो कई बार सामने आ जाती है। इस मामले में मुझे लगता है कि बीजेपी में अभी भी वो संगठनात्मक शक्ति है कि वो सही बातें निकाल के सामने लीडरशिप के सामने, नेतृत्व के सामने रख सकती है, जो कांग्रेस में 2 नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। 2 छोटे-छोटे सवाल और हैं, आगे बढ़ने से पहले इनको भी ले लेते हैं। क्या 2029 में योगी जी को पीएम बनाने की तैयारी हो रही है? एक और सवाल है, बीजेपी आरएसएस लुक वेरी आइडियोलॉजिकली कंप्रोमाइज्ड। कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कहूँगा मैं, कन्फ्यूज़्ड अवश्य। और संजय जी, पहले बात होती थी चाल, चरित्र, चेहरे की। सवाल ये भी होता है कि भई नेतृत्व कैसा है, नीति कैसी है, नीयत कैसी है? अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जब हम मोदी जी का भाषण सुन रहे थे, तो उन्होंने सेवा की, संकल्प की और समर्पण की बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चूँकि
लगातार आम आदमी से जुड़ी रहती है, इसलिए वो मजबूत है। उन्होंने ये भी कहा कि चूँकि हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं चलता है, वंशवाद नहीं चलता है, इसलिए हमारी एक मजबूती ये भी है, लोगों का जो विश्वास है हम में, उसकी एक वजह ये भी है। अभी एक और घटना हुई, एक रेटिंग एजेंसी ने कहा कि मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति भी 6वें और ब्रिटिश के प्रधानमंत्री भी 10वें नंबर पर हैं। ये जो बीच-बीच में चीज़ें होती रहती हैं, कहीं ये भी दिग्भ्रमित करती हैं बीजेपी नेतृत्व को? देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मुख्य मुद्दा है, वो कोविड का है और इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि कोविड मैनेजमेंट भारत का सर्वोत्तम में से ही एक है। तो वो जो भी रिफ्लेक्शन आता है, उसमें मुझे कोई विशेष संदेह नहीं है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानकों से और अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग्स से जो लोकल मुद्दे हैं या जो आपके राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वे नहीं निपटाए जाते। क्योंकि यदि उस रेटिंग का ही प्रश्न होता, तो हिमाचल प्रदेश में जहाँ स्वयं की सरकार है, वहाँ पर ऐसी बुरी हाल क्यों होती? वही चीज़ मैंने एक वीडियो किया था और मैंने कहा था कि साहब कि सेक्युलर बीजेपी की तो हार गई और कम्युनल बीजेपी है वो जीत गई। और मैंने इशारा किया था असम की तरफ। हुँ, हुँ। जो असम में और नॉर्थ ईस्ट में जहाँ हेमंत बिश्व शर्मा एक तरह से इंचार्ज हैं, वहाँ एक तरफ़ा जीत, बिल्कुल एक तरफ़ा जीत। यानी 10 सीटें थी वहाँ पर और 10 की 10 सीटें एनडीए जीती और हेमंत बिश्व शर्मा जो है नेडा के चेयरमैन भी हैं, चूँकि नेडा के संयोजक हैं, नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट अलायंस के। तो नेडा के संयोजक के नाते वे पूरे नॉर्थ ईस्ट में अपना प्रभाव रखते हैं और अपनी एक जिसको कहें कि चुनाव में भी और आपके कैंडिडेट्स के चुनाव में भी उनका योगदान रहता है और असम में तो रहता ही है। अब असम में ये 5 की पाँचों उनकी हारी हुई सीटें थी, 5 की पाँचों जीत लाए। जी, जी। और क्यों जीत लाए? क्योंकि उनकी विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने कह दिया कि साहब ये हमें वोट नहीं देंगे, हमें इनके वोट चाहिए नहीं। तो जिस दिन वो इस तरह के अनाउंसमेंट कर देते हैं, तो आप उनको कम्युनल नहीं कह सकते। कम्युनल वो लोग हैं जिन्होंने ये कह रखा कि हम तो बीजेपी को वोट देंगे ही। तो यदि जो कुछ एक कोई आपके कम्युनिटी है, वो ये कह देती है कि साहब हम कम्युनिटी लाइन्स पे हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। क्यों भई? क्योंकि उनकी विचारधारा भी कोई पाकिस्तानी विचारधारा है जो अपने आप को सेपरेट मानती है। और जो उनको उसमें सहायता करे उस सेपरेटिज़्म को आगे बढ़ाने में, उनको वो वोट देगी, बाकियों को नहीं देगी। तो इसको यदि हेमंत बिश्व शर्मा जैसा खुल के यदि कह देता है कि साहब हम इनके वोट नहीं चाहते और वो जीत के आई, ऐसी जगहों पे जीत के आई आपके कोकराझार इत्यादि की जो आपके जो ट्राइबल बेल्ट है, जो आपके यहाँ ये बोडो एरिया है, इसमें भी जीत के आराम से आई, उनका जो संगठन है। तो ये स्पष्टता जो है, यह स्पष्टता, यह बीजेपी को सभी जगह रखनी पड़ेगी। ये स्पष्टता इनके पास असम में है, इनके पास उत्तर प्रदेश में है और जगहों पर नहीं है। और ये जो शाहीन बाग में और ये सब जगह आपको देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि इस समय राष्ट्रीय नेतृत्व में भी नहीं है। यह इनको पुनः ये स्पष्टता ये थी इनके पास, ऐसी बात नहीं है, पहले थी। लेकिन ये पिछले कुछ समय से दिग्भ्रमित हो गए हैं। संघ भी और डीएनए-वीएनए की बातें करने लगता है, कभी कलीम सिद्दीकी को बुला लेता है अपने कार्यक्रमों में। अच्छा, ये कलीम सिद्दीकी के पकड़े जाने से भी इनकी बड़ी फजीहत हुई है। संघ की और भाजपा की बहुत फजीहत हुई है कलीम सिद्दीकी के पकड़े जाने से। और उससे भी योगी का जो पूरा जो एक मैं कहूँ कि योगी का पक्ष सुदृढ़ हुआ है, कलीम सिद्दीकी के पकड़े जाने से। इसको आप और राजनीतिक रूप से विश्लेषण करेंगे स्वयं तो और स्पष्ट हो जाएगा। अभी
मोदी जी हालाँकि कोई पहली बार तो नहीं गए हैं, 5वीं बार गए हैं। केदारनाथ बाबा केदार का दर्शन करने गए थे और कुछ वहाँ पर योजनाओं का उनको शिलान्यास भी करना था, कुछ का उद्घाटन करना था। तो जो आप लोग और बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते रहे हैं कि हो क्या रहा है, मोदी जी को क्या हो गया है, जो मूल एजेंडा है उससे क्यों अ, अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं उसकी भरपाई है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए उनको पता है कि कम से कम उत्तर प्रदेश में तो अ, सांप्रदायिक आधार पर ही अल्टीमेटली बाद में जाकर के वोट पड़ते हैं। तो कहीं थोड़ा-सा भरपाई करने की कोशिश हो रही है और इसी से जुड़ा हुआ सवाल एक और है। ये रामचंद्र गुहा ने कहा कि साहब उनको कैमरे लेकर के नहीं जाना चाहिए। तो इनके वामपंथियों के पेट में मरोड़ उठने उठने लगती है, यदि जैसे ही प वामपंथियों के पेट में किसी चीज़ से मरोड़ उठे, तो ये सब पहले ही मान लेना चाहिए कि ये काम सही हुआ। मेरा तो एक बहुत पुराना फ़ॉर्मूला है कि जिस चीज़ से वामपंथियों के पेट में मरोड़ हो, उसके ऊपर आप बिना गुणावगुण का विचार करके मुहर लगा सकते हैं कि ये सही काम है। अब प्रियंका गांधी जो हैं, अब उनको यदि इतनी बुद्धि नहीं है, वो जाके काशी में कार्यक्रम करती हैं और वहाँ मंच पे अज़ान चलवा देती हैं। तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है? गई तो काशी में इसलिए थी ना कि वो साहब वो हिंदुओं को आकर्षित करेंगी कि देखो हम काशी में जाके कर रहे हैं, हमारी भगवान भोले में कितनी आस्था है। लेकिन फिर वहीं जाके जो उनके लेफ्टिस्ट हैं, वो गड़बड़ कर देते हैं। अब आपके पास स्वयं के पास बुद्धि नहीं है, आपके सलाहकारों के पास बुद्धि नहीं है, तो उसके लिए कोई क्या करे? और उसके बाद फिर आप जो है वो उसी बात के लिए आलोचना करती प्रधानमंत्री की, साहब प्रधानमंत्री क्यों गए? प्रधानमंत्री की स्वयं की आस्था नहीं है क्या? या प्रधानमंत्री ने जब संविधान की शपथ खाई थी, तो संविधान में ये तो कहीं नहीं लिखा है कि आप जो अपनी व्यक्तिगत आस्था है, उसको भी आप ताक पे रख देंगे? और प्रधानमंत्री जहाँ जाएगा, वहाँ तो उसकी ब्लू बुक लागू होती है, वो तो भाई रूल है। प्रधानमंत्री व्यक्तिगत यात्रा पे भी जाएगा, गवर्नर व्यक्तिगत यात्रा पे भी जाएगा, तो उसको ऑफिशियल माना जाएगा। ये तो आधिकारिक नियम है। तो इसलिए यदि लेफ्टिस्टों के पेट में मरोड़ उठे पटाखों की वजह से या केदारनाथ की वजह से या आपके क्या बोलते हैं दीपोत्सव की वजह से, तो मैं इन सभी चीज़ों का हृदय से स्वागत करता हूँ। दूसरे 2024 की अगर बात करें, तो ममता बनर्जी तो गोवा भी जा रही हैं चुनाव लड़ने के लिए। कुछ उत्तर प्रदेश में भी संकेत मिल रहे हैं कि अखिलेश यादव के रथ पर वो जया बच्चन और डिम्पल सवार होंगी महिलाओं को आकर्षित करने के लिए। उधर महिलाओं को आकर्षित करने के लिए प्रियंका वाड्रा भी लगी हुई हैं, 40% टिकट देने की घोषणा कर दी है। तो आप तो इतने पुराने विश्लेषक हैं ओंकार जी, आप तो ये बताइए कि भारत में कितने परिवार ऐसे हैं जहाँ महिलाएं पुरुषों से अलग जाके वोट देती पर ये इनकी समझ में क्यों नहीं आ रहा? तो मुझे इतना समय हो गया चुनाव देखते हुए, इतने सारे चुनाव मैंने स्वयं कराए हैं एज डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, एज रिटर्निंग ऑफिसर, एज इलेक्शन ऑब्जर्वर। कम से कम टोटल संख्या गिनूंगा तो कोई 20-25 में पहुंच जाएगी। जी, जी। मैंने तो कहीं अनुभव नहीं किया कि महिलाएं अलग से वोट देती, यानी वोट देने भी अलग से नहीं जाती, पूरा परिवार साथ जाता। बिल्कुल सही है। अब कोई अगर 0.1%, 0.2% कुछ होंगी आपकी तापसी पन्नू जैसी, तो वो तो पुरानी कहावत है कि एक्सेप्शंस प्रूव द रूल। जो एक्सेप्शंस हैं वो उसी नियम को सिद्ध करते हैं। तो नियम क्या है कि देयर आर एक्सेप्शंस टू एवरी रूल। ये जो है महिलाओं को विशेष रूप से आकर्षित करेंगे, ये तर्क मेरे कभी भी समझ में नहीं आया
वो कोई आप मुझे समझा दें, तो आपका बहुत अनुभव है तो मैं मान जाऊँगा। कूल ड्यूड का एक और प्रश्न आ गया है। क्या यूपी चुनाव में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अंदरूनी कलह सामने आएगी केशव प्रसाद मौर्य के परिप्रेक्ष्य में? जो मेरी सूचना है उसमें क्या है कि बड़े पैमाने पे टिकट कटेंगे और बड़े पैमाने पे टिकट कटने का पूरा कारण भी है, क्योंकि पूरी उत्तर प्रदेश सरकार के समय बहुत सारे लोग इसलिए असंतुष्ट रहे हैं कि उनको पैसे कमाने का अवसर नहीं मिला। तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी समस्याएँ हैं और बहुत बड़ी संख्या में टिकट कटेंगे। तो अब उस समय पर क्या होगा, वो देखने वाली बात है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि केशव प्रसाद मौर्य जो हैं अपने या उनका प्रभाव क्षेत्र है उसके बाहर कुछ कर पाएँगे। और उनका प्रभाव क्षेत्र वही है फूलपुर और उसके आस-पास का जो क्षेत्र है। उस सवाल पर मैं फिर से आता हूँ। ये ममता बनर्जी को गलतफ़हमी हो गई है कि 2024 में वो तीसरे मोर्चे का चेहरा बन सकती हैं और यूपीए को कमज़ोर कर सकती हैं, छिन्न-भिन्न कर सकती हैं, कुछ वहाँ की पार्टियों को उस तीसरे मोर्चे में ले आएँगी। पश्चिम बंगाल के बाहर ममता बनर्जी को कौन वोट देगा? जिस तरह के कर्मकांड उनके नेतृत्व में एक वहाँ पर हुए। गोवा में क्या है कि गोवा में बहुत छोटी-छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं। अब छोटे से प्रदेश में उसके क्या बोलते हैं 20-30 लाख जनसंख्या है, उसमें 40 सीटें हैं। आप सोचिए कोई एवरेज साइज़ जो है वो वोटर का, वो 50-50, 60-60 हज़ार वोटर की सीटें हैं उसमें। तो उसमें अधिकतर जो निर्णय होता है वो बहुत कम मार्जिन से होता है। तो मुझे लगता है कि गोवा पे इसीलिए फ़ोकस कर रही हैं कि वहाँ पर जाके कांग्रेस का थोड़ा-सा मटिया-मेट कर दें, तो उससे जो है उनको या तो कांग्रेस से कुछ ज़्यादा लिफ्ट मिल जाए या वो उम, दूसरे जो क्षत्रप हैं वो उनको थोड़ा-सा गंभीरता से लेने लगे। यही मुझे कारण लगता है कि वो गोवा गई हैं। नहीं तो उत्तर प्रदेश में आए ना तो मज़ा आए। तो करें आए उत्तर प्रदेश में। वैसे उत्तर प्रदेश में एक एक बार वो तृणमूल कांग्रेस से हमारे एक जानकार हैं, मार्च से खड़े होते हैं। आपके शर्मा जी, एसएस शर्मा जी। तो एसएस शर्मा जी वो हर पार्टी से टिकट लेके लड़ चुके हैं वो। तो उस बार उन्होंने तृणमूल कांग्रेस से ले लिया था और जीत गए थे। वो इंडिपेंडेंट भी जीत चुके, बीएसपी से भी जीत चुके, एसपी से भी जीत चुके, बीजेपी से भी जीत चुके। लगभग सभी पार्टियों से टिकट लेके जीत चुके हैं, 2-4 बार हारे भी हैं। तो वो श्याम सुंदर शर्मा जी हैं। तो उन्होंने एक बार तृणमूल कांग्रेस से टिकट लेके और वो जीत गए थे। तो ऐसी बात नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस का खाता नहीं खुला उत्तर प्रदेश में, एक बार उनका खाता खुल चुका है। इस बार तो आना चाहिए फिर उनका। दिलचस्प होगा मुकाबला। मथुरा में है ये कॉन्स्टिट्यूएंसी मार्ट। जी हाँ, जी। संजय जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप जुड़े, इतना समय निकाला और ओशियन नेटवर्क के जो फॉलोवर्स हैं, दर्शक हैं, उनको कई मुद्दों पर आपने बहुत पर्दे के पीछे की भी और जो आने वाला घटनाक्रम है या जो संभावनाएँ हैं, जो भी कुछ अभी फिलहाल घटा है, उसके परिप्रेक्ष्य में जानकारी दी है। बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद नमस्कार। आपको और सभी दर्शकों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।